हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नया लेक्चर में। और आज का लेक्चर क्लास 10th के सिविक्स के जो नागरिक शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र या फिर जो भी कह लीजिए सामाजिक विज्ञान में ये कई नामों से जाना जाता है। तो उसमें ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2023 के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इससे पढ़ सकते हैं और गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर आप यूपी बोर्ड में हो तो 100% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोग इसके बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर वाले देख चुके हैं, इसमें 2 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इससे पास से क्वेश्चन कहीं नहीं आने वाला। तो प्रश्न पहला देखिए। प्रश्न पहला क्या है? जन सामान्य ही समूह से क्या तात्पर्य है? चैप्टर का नाम ही है जन संघर्ष और आंदोलन, तो इसमें जन लोगों और आंदोलनों के बारे में पढ़ा जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन जैसे है कि जन सामान्य हित समूह से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर हो सकता है ऐसा संगठन जो समाज के किसी एक तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि सर्वसमान हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे फेडरकोर और ब्रामसेफ। ये जो जन सामान्य का मतलब होता है ना, और हित समूह, ये नहीं कि किसी एक धर्म को लेकर चले, ये सभी धर्मों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सभी को सामान्य लेके चलना चाहते हैं। ये सर्वमान होते हैं और सबके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जन सामान्य होते हैं। जन सामान्य आपने देखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अब वर्ग विशेष हित समूह से क्या तात्पर्य है? अब ये देखिए, वर्ग विशेष हित समूह क्या है? उत्तर इसका है वर्ग विशेष हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों का बढ़ावा देना चाहते हैं। मतलब वो किसी खास, जैसे कि अपने बिरादरी, अपने लोगों, अपने जाति समूह के लोगों को बस बढ़ावा देना चाहते हैं और दूसरों को नहीं। इसके उदाहरण मजदूर संगठन, व्यापारिक संघ आदि प्रमुख हैं। अपने लोगों, अपने धर्म जैसे लोगों के आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। जैसे भिखारी चाहेगा कि मैं और अमीर हूँ, लेकिन वो अमीर रहता ही है भिखारी पहले से। ये लॉजिकली है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये समूह क्या है? उत्तर जब एक ही आर्थिक हितों वाले लोग अपना संगठन बनाते हैं तब उन्हें हित समूह कहते हैं, जैसे मजदूर संगठन, व्यापारी संघ और पेशेवरों के संघ। तो इसमें हित समूह क्या होता है? जो अपने हितों का ध्यान में रख के समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और अपने हितों को लिए जो पेशी होती है, अपने हित के लिए काम करते हैं और लोगों पे जोर देते हैं कि हमारे हितों को ध्यान में रखा जाए, तो उसे ही हित समूह कहा जाता है। इसमें संगठन बनते हैं, कैसे भी संगठन, मजदूर, व्यापारी, सब संगठन बन सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। दबाव समूह क्या है? उत्तर है इसका एक ही आर्थिक हितों वाले संगठन जब अपनी मांगें पूरी कराने के लिए सरकार पर दबाव डालने लगते हैं तो हित समूह दबाव समूह बन जाते हैं। तो जब हित समूह दबाव समूह को बन जाते हैं, जब वो अभी हित समूह आप पढ़ के आए हैं, हित समूह देखिए कि हित समूह में लोग इकट्ठा होते हैं, मतलब ग्रुप बनाते हैं। और फिर दबाव समूह क्या होता है? वही जब अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, वो दबाव समूह बन जाता है। हित समूह ही दबाव समूह में बदल जाता है। तो ये चीज़ था दबाव समूह। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फेडरकोर क्या है? उत्तर है बोल्विया के कोचंबा शहर में पानी के निजीकरण के खिलाफ बोल्विया में जो आंदोलन चला, उसकी अगुवाई फेडरकोर नामक संगठन ने की। तो जो फेडरकोर है वो बोल्विया में आंदोलन चला था, उसके जो निजीकरण के खिलाफ थे लोग, उन्हें फेडरकोर संगठन ने नाम दिया गया। ठीक है, वो आंदोलन था फेडरकोर। क्वेश्चन नंबर 6, लोक कल्याणकारी समूह किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऐसे संगठन जो समाज के किसी एक तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि सर्वसमान हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन्हें लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। तो लोक कल्याणकारी भी समूह वही होता है। और सर्वमान्य जो पढ़े थे पहले, एक मिनट देख लीजिए, पहले में क्या है? जो जन सामान्य हित समूह और लोक कल्याणकारी समूह एक ही होते हैं। ठीक है,
बस नाम बदल जाते हैं, मतलब एक ही रहता है। ठीक है, तो आइए प्रश्न 7वां देखते हैं, आंदोलन की विशेषता बताएं। तो आंदोलन की क्या विशेषता होती है, आंदोलन किसके लिए जाने जाते हैं, तो वह चीज़ें उत्तर है। आंदोलन की विशेषता, पहला, आंदोलन संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलन में संगठन ढीला ढाला होता है, पहला चीज था। दूसरा, आंदोलन में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं, औपचारिक ढंग से नहीं लिए जाते हैं। तीसरा, आंदोलन जनता की सर्वस्फूर्त भागीदारी पर निर्भर करता है। अगर जनता ही नहीं रहेगी तो आंदोलन रहेगा ही नहीं। एक लोग आंदोलन नहीं करते हैं, कई लोग मिलकर आंदोलन करते हैं, तब आंदोलन आंदोलन कहलाता है। प्रश्न, एक मिनट, प्रश्न 8वां, DMK और AIADMK जैसी पार्टियां किस प्रकार अस्तित्व में आई। ये 3 पार्टियों का नाम है। ठीक है, DMK, AIADMK। तो इसका उत्तर है कैसे ये पार्टियां अस्तित्व में आई। तो उत्तर देखिए, 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले थे। DMK और AIADMK जैसी पार्टी ऐसी समाज सुधार आंदोलन का परिणाम थी। तो ये जो पार्टियां आई थी, चली भी गई, ये एक तमिलनाडु में समाज सुधार में चली थी। चलिए प्रश्न 9 देखिए, असम गण परिषद पार्टी किस प्रकार अस्तित्व में आई। जो असम गण परिषद पार्टी है वो किस प्रकार अस्तित्व में आई है। तो उत्तर, असम, बांग्लादेश और बाहरी राज्यों के निवास करने वाले लोगों के खिलाफ छात्रों द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन बाद में असम गण परिषद पार्टी के रूप में अस्तित्व में आया। ये जो था ना, इसमें जो छात्र थे वो आंदोलन चलाए थे, जो बाद में असम गण परिषद के रूप में अस्तित्व में आया था। तो यहीं से असम गण परिषद पार्टी की स्थापना, अस्तित्व की शुरुआत हुई। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10वां, बोलिविया के कोचम्बा शहर में युद्ध क्यों शुरू हुआ था। तो उत्तर है, बोलिविया सरकार ने कोचम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इसी कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया, जिससे लोगों में असंतोष फैल गया। जब बोलिविया में कोचम्बा शहर में जब जल के जो उसके स्रोत थे वो एक कंपनी को, बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। अब वो चाहे तो किसी भी तरीके से अपने कर बढ़ा सकती है, घटा सकती है, GST लगा सकती है। तो उसने उस 2 रुपये का 6 रुपये कर दिया, 20 रुपये का 60 रुपये कर दिया, डायरेक्ट, बिना ना कुछ सोचा समझा, बस उसमें हाहाकार मच गया। पानी पे इतना कौन वसूलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां सवाल, बोलिविया में हुए जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे, मतलब मुख्य परिणाम क्या थे। तो जो हुए थे जनसंघर्ष, उसके क्या परिणाम निकले थे। उत्तर है, पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ होने वाले करार रद्द हो गए। मतलब जो बहुराष्ट्रीय के साथ होने वाले थे जो चीज़ें कि अब ये इनकी अधीन हो जाएंगी, वो सब तो पहले ख़त्म हो चुका है। दूसरा, जलापूर्ति नगरपालिका को सौंपना पड़ा। जो जलापूर्ति थी वो नगरपालिका को सौंप दी गई। तीसरा, फिर से पुरानी दरें लागू कर दी गई, जैसे थी सब कुछ व्यवस्था वैसे लागू कर दी गई। प्रश्न 12 देखिए, वॉर्मसेफ क्या है, ये किस तरह का अभियान चलाता है। तो वॉर्मसेफ क्या है, वो किस प्रकार का अभियान चलाता है। तो देखिए, ये सरकारी कर्मचारी को संगठन जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। ये संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्या को देखता है। ये जातिगत भेदभाव को ख़त्म करता है, जो वॉर्मसेफ होता है, और इसमें सरकारी कर्मचारी होते हैं। ये था ही सिंपल से शब्दों में, मोटा मोटा। प्रश्न 13, माओवादी से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है, चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी। जो चीन के जो नेता है, क्रांतिकारी नेता, माओ की विचारों से प्रेरित होकर वो साम्यवादी माओ मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो वो किसानों और मजदूरों और मुआवों के शासन को स्थापित करने के लिए, मतलब उनकी चाहते हैं कि यही सब स्थापित रहे और कोई ना रहे। तो वो जो सरकार होती है उसे उखाड़ फेंकते हैं, फेंकते नहीं है, फेंकना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि फेंक देते हैं।
प्रश्न 14वां देखिए, नेपाल का 7 पार्टी अलायंस क्या था? तो उत्तर है इसका देखिए, नेपाल की संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस बनाया और एक आंदोलन शुरू किया जिसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथों से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। जो नेपाल का 7 पार्टी अलायंस जो थी वो संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से बनाती है। 7 पार्टी अलायंस बनाया जो वहाँ की सभी पार्टियां हैं जो बड़ी बड़ी उनसे मिलकर आंदोलन शुरू किया और उसका लक्ष्य था कि बागडोर राजा के हाथों से जो वर्तमान के राजा थे उनसे जो वो राज कर रहे थे उनसे जो था राजपाट लेके जनता के हाथों में सौंप दिया जाए, तो ऐसा करना चाहते थे। प्रश्न 15वां, संवैधानिक राजतंत्र का क्या अर्थ है? संवैधानिक उत्तर है, संवैधानिक राजतंत्र ऐसी सरकार जिसमें सरकार का मुखिया राजा होता है, उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। जो संवैधानिक राजतंत्र होता है उसमें मुखिया राजा होता है और उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं, बस संवैधानिक में। अब प्रश्न 16वां जो लास्ट है इसका आज का लेक्चर का, कौन सा संघर्ष नेपाल के लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा जाने लगा है? कौन सा संघर्ष नेपाल के लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा जाने लगा? उत्तर, अप्रैल 2006 में लोकतंत्र के लिए संघर्ष को जो था नेपाल के लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा जाने लगा अप्रैल 2006 में संघर्ष को। तो आज के वीडियो में जो लेक्चर था उसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक वाले प्रश्न देखें। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाले पे आएगा, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे 3 नंबर वाले प्रश्न। फिर नए चैप्टर 6वें पे चलेंगे, फिर ख़त्म करेंगे सिविक्स के पार्ट को जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। तो हर चैप्टर से रिलेटेड 3-4 वीडियो पढ़ रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु प्रश्न, उत्तरीय प्रश्न 1, 2, 3, 4, 6 नंबर वाले प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको लिंक पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इसी के